नमस्कार। मेरी मौजूदगी इस समय बेलथरा रोड बलिया के एक ऐसे शख्स के पास है जिस शख्स की कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं। इनका चयन इस समय आईबीपीएस एसओ यानी हिंदी में उसको विशिष्ट अधिकारी कह सकते हैं। जिस शख्स को आप देख पा रहे हैं कैमरे में, इनका नाम हिमांशु राय है और ये नगर पंचायत बेलथरा रोड बलिया वार्ड नंबर 3 मेरे ही वार्ड के निवासी हैं। संघर्षों की कहानी के बारे में जब आप मुझे आज बोलने का मौका मिला तो मैंने इनसे कहा कि आप भी अपने कहानी के बारे में लोगों को बताइए, जिससे लोग एक प्रेरणा लें और अपने संघर्ष के जीवनों को याद करके जिस मुकाम पर आप आज पहुंचे हैं उसके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा और वही चीज लोगों को बीच बताना चाहूंगा। अब बहुत बहुत स्वागत है बलिया हिंदी न्यूज में आप। बहुत-बहुत पहले तो शुक्रिया बलिया हिंदी न्यूज़ और आप सबका। अ, बहुत सारी आप सबकी बहुत सारी दुआएँ रही हैं, आशीर्वाद रहा है। आप सबके सपोर्ट के बिना ये बहुत ही मुश्किल था और स्पेशली आपका भी बहुत सपोर्ट रहा है भैया। और मैं पूरे बाज़ार के लोगों का, सभी रिश्तेदारों का, सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि सिर्फ़ मेहनत के बलबूते नहीं होता, आप सबकी दुआएँ और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत थी और तभी इस कठिन संघर्ष के साथ सफलता मिल पाई है। अच्छा, जो रिजल्ट निकला है पूरा उसका नाम क्या है वो? ये बेसिकली आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पद है। पहले ये नौकरी नहीं हुआ करती थी, 10-12 साल में पिछले ये पद आया है और विशिष्ट अधिकारी इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें बैंक के कोई विशेष कार्य दिए जाते हैं जो किसी पर्सन के अंदर में 7-8 ब्रांचेज़ आती हैं बेसिकली। अब मेरे समझ से इसका जो पद है वो मंडल पे ही। हाँ, हाँ, इसका पद मंडल में मिलता है, सर्कल बेसिस होता है। ये एक-एक ब्रांच नहीं मिलती है। तो हमने कहीं आपने ही बताया था कि वो बैंक पंजाब नेशनल बैंक में। हाँ, मेरा चयन पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। तो अब ये कि कोई सर्कल बेस ऑफिस मिलेगा, कोई बड़े जिला, कोई सिटी का मिलेगा और उसके अंडर में 7-8 ब्रांचेज़ होंगी जिनका कार्यभार हमको देखना होगा। तो कोई एक विशेष कार्य जैसे अगर लोन का डिपार्टमेंट दिया जाता है तो उस लोन के पूरे कार्य को देखना होगा। कोई खातों का अगर दिखाया जाता है तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट सबके ब्यौरे को देखना पड़ेगा। इंश्योरेंस का मिलता है तो इंश्योरेंस वाली चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो वो सारी चीज़ें कोई एक चीज़ मिलेगी जिसको हमको देखना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम विशिष्ट अधिकारी है। शुरू में मैंने बोला कि संघर्षों की कहानी, तो हम हिमांशु जी जानना चाहेंगे आपसे कि ये संघर्ष की कहानी क्या है और शुरुआत कैसे होगी? बड़ा पद है, एक अच्छे मुकाम पे आप पहुँच चुके हैं। इसके पहले बहुत सारे आपने जॉब को भी, इसके पहले मैंने देखा है कि एचडीएफसी बैंक में आपने प्राइवेट जॉब भी किया है आपने और एक स्कूल में, अपने कॉलेज में वहाँ भी अपना वहाँ पे जगह दिया है, वहाँ भी आपने जॉब किया है, उसके बावजूद गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो कैसा रहा संघर्षों का समय वो? अ, काफ़ी कठिन रहा और कभी-कभी ऐसा लगता था कि शायद इन संघर्षों से निकल ही नहीं पाएँगे और नौकरी लगभग सारी ही की है। कुछ ऐसी भी नौकरियाँ की हैं, ऐसे भी काम किए हैं जो लोगों की नज़रों में छोटे हैं। हालाँकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो सामने आया करते चले गए। अगर आप थोड़ा-सा समय दें तो मैं पूरा डिटेल में सारी चीज़ें आपको बिल्कुल, मैं बताऊँगा, मैं बात करने के लिए मैं यहाँ बुला हूँ। और लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग लोगों का देखेंगे ना कि लोग क्या कहते हैं, तो ना आप कुछ कर पाएँगे, ना हम कुछ कर पाएँगे। तो दुनिया की तो बातें छोड़िए, क्योंकि वही लोग वीडियो देखेंगे और ज़्यादा, जो लोग आपसे इस बात के लिए ज्वेलस रखते थे कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा होगा, आगे क्या करेगा, ऐसी बात आ ही रही होंगी आपके भी जीवन में। अच्छा, आप मूल निवासी कहाँ के रहने वाले हमारा गाँव सादात में पड़ता है गाजीपुर। बट पिछले लगभग 45 ईयर से हम यहीं पे रह रहे हैं पूरा हैं? यानी अपने दादा के समय से आप लोग हैं। अब अच्छा, बेलथरा रोड में कहाँ रहते बेलथरा रोड में वार्ड नंबर 3 आप ही के वार्ड में रहते हैं और बिल्कुल मार्केट के पास ही घर है, जीएम फील्ड के पीछे घर पड़ता है। तो हाँ, वहीं के निवासी हैं, हमारी एक दुकान भी है, खादी भंडार की कपड़े की दुकान है और दोस्तों, बता दें आपको कि अगर बेलथरा रोड बलिया में आप कभी आएँगे तो इनका जो इनकी दुकान है वो जगदम्बा जनरल स्टोर के नाम सभी लोग जानते हैं। उनके जस्ट बगल में जो गांधी आश्रम के नाम से दुकान है, इनके पिताजी चलाते थे। पिताजी के साथ-साथ ये खुद बैठते थे, इनके बड़े भाई भी दुकान पे बैठते थे। काफ़ी समय से हम लोग इनको देख रहे हैं। संघर्षों की कहानी इसलिए कह रहे हैं कि इनके द्वारा ही बताया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग इनके ऊपर ताना मार रहे थे कि हिमांशु तुम कर क्या रहे हो? जो कर रहे हो वो सही नहीं है, आखिर आगे और क्या करोगे? इसलिए मैंने आपसे कहा। तो वार्ड नंबर 3 में कहाँ बता रहे थे आप? वार्ड नंबर 3 में उमरगंज के पास एक मोहल्ला है नौकापुरा, उसी में हमारा घर है। शिव मंदिर के बिल्कुल पास पड़ता है और दुकान हमारी जो है वो मेन रोड पे है। जगदम्बा जैसा आपने बताया। कितने भाई-बहन हैं आप? 2 भाई हमको लेके 2 भाई और 1 बहन, सबसे छोटे हम ही हैं। तो शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी अभी नहीं हुई है। खबर के माध्यम से बताना चाहेंगे इनकी शादी भी नहीं हुई है अभी। तो ये कह रहे थे कि अभी जब ये रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट के पहले आप क्या कर रहे थे? अभी तो फ़िलहाल दुकान देख रहे थे अपना और एक ठेला वाला भी काम करवा लगवाया था मैंने, उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में आपको बताएँगे।
अच्छी बात है। ठेला की ज़िक्र कर दिया, बहुत सारे लोग जब पर्दे पे आते हैं, कैमरे पर आते हैं, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, नहीं बताते हैं। आपने जो बताया मुझे भी अच्छा लग रहा है और मैं देख रहा था कि अपने दुकान के सामने आपने एक ठेला भी लगाया था, जो आपके माध्यम से एक लड़का वहाँ काम करता था, कभी-कभी आप भी उस ठेले पर दिख जाते थे। बहुत बड़ी बात है, हालाँकि आप बता रहे हैं तब मैं भी जनता के बीच इस बात के लिए रख रहा हूँ और मैं ये पूछ रहा था कि अच्छा आपकी पढ़ाई-लिखाई शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले सेंट जेवियर से पढ़ाई स्टार्ट हुई सेंट जेवियर से पिपरौली बड़ा गाँव। पिपरौली बड़ा गाँव। कौन से क्लास तक थे वहाँ? वहाँ पे 8 तक पढ़ाई की है। उसके बाद ज्ञान कुंज में रहे 9th से लेके पूरा 12th तक और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। एप्रॉक्स 88% नंबर्स थे और पेपर में उस समय भी फ़ोटो आया था। 88%? हाँ, 88% था और उसमें इकोनॉमिक्स में पूरे बलिया जिले में सबसे ज़्यादा नंबर था, 95 नंबर थे। 95 नंबर। हाँ, 95 तो वो कौन से वर्ष में? 2014। उसके बाद से फिर? तो उसके बाद फिर बीएचयू में एंट्रेंस निकाला, उस समय बीएचयू में एंट्रेंस होता था। तो एंट्रेंस के बदौलत वहाँ पे एडमिशन लिया बीकॉम में और बीकॉम के साथ एक कंप्यूटर का डिप्लोमा भी किया है 3 साल का वहीं से। और जब बीकॉम बीएचयू से ही? हाँ, बीएचयू से डिप्लोमा भी है और बीकॉम भी है। उसके बाद जब बीएचयू लोगों के लिए सपना होता है। एक होनहार होता है तभी बीएचयू में जगह मिल पाता है और बीएचयू के प्रोडक्ट रहे हैं, सेंट जेवियर्स के प्रोडक्ट रहे हैं, इस मुकाम को हासिल किए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद? उसके बाद जब बीकॉम का लास्ट ईयर था तो उस समय एक कॉम्पिटिशन का पेपर दिए। कैट का पेपर नहीं दे पाए थे एमबीए में एडमिशन के लिए क्योंकि कुछ फैमिली में दिक्कतें थी, उस समय कुछ उलझे हुए थे तो उस समय बीत गया। फिर मैट का एक पेपर दिया था मैंने, तो हालाँकि उसकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाए थे बट उसमें भी 82 परसेंटाइल नंबर आया था मैट में। और उसी के बिहाफ़ पे यूपीटीयू पहले जो था अब एकेटीयू हो गया। उसी से एफ़िलिएटेड कॉलेज था, जुड़ा हुआ कॉलेज था ग्रेटर नोएडा में। वहाँ पे एमबीए में एडमिशन लिया, उसमें भी स्कॉलरशिप मिली थी और लगभग आई थिंक 25 या 30,000 टच में। जो पद है वो शायद मैंने भी कहीं पढ़ा कि इसमें एमबीए मोस्टली था। इस पद के लिए एमबीए ज़रूरी है। तो कितने पद थे ये जो आपका जो जिसमें सिलेक्शन हुआ है, वो टोटली पद कितना था पूरे भारत में? पूरे भारत में 205 पद थे और 139 सेंटर्स पे पेपर हुआ है इसका और आई थिंक लगभग 180 या 1,90,000 लोगों ने केवल मेरे वाला जिस पद पे मैंने एग्ज़ाम दिया। 2 लाख लोगों के बीच यह निकल कर के आए हैं, एक अच्छी बात है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बेलथरा रोड के निवासी है और सबसे एक बात और बता दें कि ये मेरे वार्ड से हैं। शुरुआत में मैंने इनसे इंट्रोड्यूस किया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। ये मेरे ही वार्ड से हैं, मैं इनके ही वार्ड से सभासद भी हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इनका साक्षात्कार कर रहा हूँ। फिर उसके बाद से क्या हुआ? फिर एमबीए में एडमिशन लिया और एमबीए में पढ़ाई शुरू की, वहाँ पे पढ़े और एमबीए का जब लास्ट ईयर था 2019 में पास करना था और 18 के दिसंबर में नेट के बारे में पता चला, कॉलेज के कुछ टीचरों ने बताया कि नेट पास करने के बाद कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही बस भर के सोचा कि चलो देते हैं, देखा जाएगा। नेट के लिए? हाँ, यूजीसी नेट का और उसका बस पेपर दिया और चूँकि पढ़ाई लगातार कॉलेज में अच्छे से करते थे, कभी स्पेस यानी नेट आपने क्वालीफाई? हाँ, पहली बार मैं नेट का पेपर दिया और 6 मुझे आज भी याद है 6 जनवरी का दिन था जब सुबह के समय हम उठे और मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि तुमने नेट पास कर लिया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, मैंने कहा मज़ाक कर रहे हो, आज मज़ाक मत करो सुबह-सुबह। तो उसने कहा कि नहीं, नहीं तुम्हारा नेट निकल गया और वो पहली बार था जब फिर पापा को बताया तो पापा भी बहुत खुश हुए थे और नेट वहाँ पे मेरा क्वालीफाई हो गया था और अपने कॉलेज में पहले स्टूडेंट थे हम जो नेट पढ़ते हुए ही नेट क्वालीफाई कर गए थे। बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है कि नेट क्वालीफाई के लिए वर्षों लग जाते हैं, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि भइल ना हो, अब दूसरा कुछ देखा जाए। लेकिन पहले ही चांस में, पहले अटेम्प्ट में आपने वो क्रैक किया, काफ़ी अच्छा लगा ये सुन कर के। फिर उसके बाद की कहानी? उसके बाद 3 कंपनीज़ में मेरा प्लेसमेंट हुआ था। तो एक सॉफ्टवेयर की कंपनी थी, एक हार्ट के मरीज़ के बनाने वाली मशीन बनाने वाली कंपनी थी और एक एचडीएफसी बैंक था। तो मुझे एचडीएफसी बैंक का नाम सबसे अच्छा लगा और लगा कि नामी-गिरामी कंपनी है तो उसको जॉइन करते हैं। तो एचडीएफसी में आपने जॉब शुरुआत की। कहाँ? नौगढ़ सिद्धार्थनगर में पोस्ट। नौगढ़ सुधार यानी पहली जो आपका इनकम का स्रोत बना तो एचडीएफसी से ही बना। तो कितने दिनों तक काम किया वो? 8 महीने 3 दिन। अच्छा 8 महीने, फिर उसके बाद? कोरोना आया जिसकी वजह से वहाँ पे भी बीमारी फैलने लगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग फ़ॉरेन में जॉब करते हैं। तो बाहर से लोग आना चालू किए और बीमारी बहुत तेज़ी से फैलना चालू हुई थी। तो फिर अब पर्सनल रीज़न्स की वजह से वहाँ पे फिर जॉब मैंने छोड़ दी और 26 फरवरी को मैं छोड़ कर आया, 26 फरवरी 2020 में और छोड़े भी थे तो एक जगह दूसरी जगह नौकरी ले ली थी। उसको जॉइन करना था कहाँ पे? कानपुर में एक्सेस कॉलेज में जॉइन करना था और 14 मार्च को मेरी जॉइनिंग थी। मगर 12 मार्च को योगी जी का फैसला आता है कि कोरोना के कारण सारे स्कूल कॉलेज बंद किए जाना। हाँ, तो तो एक बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ-साथ घर से निकले होंगे, बहुत सारे बातों को, अरमानों को लेकर के। जब कुछ इनकम का स्रोत होता है तो बहुत सारी व्यवधा मतलब वो दिमाग में होता है कि मुझे ये करना, वो करना और अचानक ऐसे जब मैसेज आ गए कि सारे स्कूल, कॉलेज को बंद कर दिया जाता है तो काफ़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ा होगा। बहुत-बहुत मुझे आज भी याद है कि जून का समय था कोरोना के समय में
और उस समय कुछ पैसे की ज़रूरत थी मुझे कुछ कामों में, और वो पैसा कहीं मैं अब एक बार कमाना चालू करूँ तो मम्मी-पापा से माँगने में शर्म आती है। तो वो बोल भी नहीं पा रहे थे, और जून में मुझे याद है कि रात का समय था, तो मैं पीछे वाले कमरे में एक बार बस बैठ के और टेंशन में बस सोच रहा था, तब तक मम्मी मेरे पास आई कहीं कि क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? तो मैंने उनसे बताया कि पता नहीं यार क्या-क्या सोच के निकले थे और कोरोना आ गया, जॉब छूट गई है, पता नहीं इसके बाद अब दोबारा कहीं जाएँगे तो कहीं लिया जाएगा, जल्दी नहीं लिया जाएगा। गलत समय पे नौकरी छुट्टियाँ कर रहे होते वहीं पे एचडीएफसी बैंक में ही लगे होते, या कहीं कहीं रह गए होते तो कुछ ना कुछ पैसा आता। बट तो वहाँ पे मुझे थोड़ी रुलाई भी आ गई थी, तो मम्मी ने बहुत हिम्मत बंधाया था कि कोई बात नहीं है, समय होता है, समय का पहिया घूमता है, आज बुरा है तो कभी न कभी अच्छा भी आएगा। आपके बातों को काटते हुए कहेंगे कि माँ-बाप जो होते हैं अपने बेटे पर और अपने मतलब बच्चों पर एक विशेष आशीर्वाद प्रदान किए रहते हैं और वो कहते हैं कि बेटा जो भी होगा बेहतर होगा और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और वो मुकाम आखिर हासिल कर ही लेते हैं। संघर्ष के समय कोरोना काल के बाद आप बता रहे थे कि कानपुर में भी आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई कानपुर में जॉइनिंग हो गई थी। बस वहाँ पे मुझे जाना था पढ़ाने, बट उनकी कॉल नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे कि कोरोना के कारण अभी हम बच्चों को बुला नहीं रहे हैं, तो वो मुझे भी नहीं बुला रहे थे। कह रहे थे कि पुराने टीचरों से ऑनलाइन हम पढ़ा ले रहे हैं, तो अभी नए टीचरों की ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे अब कोई इनकम का सोर्स खोजना था, तो मैंने फिर देवरिया में एक रतसिया कोठी में कॉलेज है, बुद्ध पीजी कॉलेज यहाँ। बुद्ध पीजी कॉलेज। हाँ, यहाँ से 55 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मैंने वहाँ पे जॉइन किया, और 1 दिसंबर 2020 में 1 दिसंबर 2020 में वहाँ पे जा गए पढ़ाने, और डेली सुबह 55 किलोमीटर बाइक चला के जाते थे पढ़ाने। और मेमोरी आपकी बहुत अच्छी है जो आपको डेट याद है ना कि इस तारीख को इस डेट को तो काफी सोचना पड़ रहा है भगवान सभी की माइंड को ऐसे ही दे तो बेहतर होता। तो फिर क्या हुआ? फिर डेली जाते थे पढ़ाने, तो सुबह कोहरे का समय रहता था, तो 55 किलोमीटर बाइक चला के जब जाते थे तो पूरा कपड़ा भीग जाता था, और जब वहाँ पहुँचते थे तो अच्छा वहाँ कितना मिलता था? वो लोग क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, वहाँ पे जॉइन करने का रीज़न ये था कि मुझे अब कानपुर में एक्सेस कॉलेज में पढ़ाना था, वो मैनेजमेंट का कॉलेज है। वहाँ पे एमबीए के बच्चे थे, और उसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो हमसे भी बड़े होते। उस समय मेरी जो एज थी उसके हिसाब से वो हमसे भी बड़े सही होते। बात है, जो पहले से होंगे भाई तो ऑलरेडी उनका बेटर होगा। हाँ, तो उनको बड़े बच्चों को कैसे मैनेज कर पाएँगे, क्लास में बोल पाएँगे या नहीं बोल पाएँगे, तो वो कॉन्फिडेंस के लिए मैंने यहाँ हाँ, वो नए जगह भी नया था तो आप अपने आप को थोड़ा-सा दबा हुआ समझ रहे होंगे। तो वो एप्रॉक्स 15,000 वो मुझे देते थे। चलिए फिर उसके बाद की कहानी? फिर वहाँ पढ़ाते थे, तो एक बार वहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ था। आई थिंक 22 जनवरी का दिन था, और मेरा वापस आते समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली से मेरी गाड़ी टकरा गई, और स्पीड में थी थोड़ी बाइक, और एक्सीडेंट अच्छा खासा हुआ था। बस माता की दया से, माँ-बाप के आशीर्वाद से, आप सब लोग की दुआ से मुझे चोट बिल्कुल नहीं आई। पूरी गाड़ी फुट के बराबर हो गई थी, मगर गाड़ी बराबर खड़ी थी। 55 किलोमीटर रोज आना और जाना और सबसे बड़ी बात है कि आज का जो समय चल रहा है तमाम तरह के हादसे लोग देखने को मिल ही जा रहे हैं। हालाँकि आपने हेलमेट वगैरह लगाए रहे होंगे ठीक है, अच्छी बात है ईश्वर सभी के साथ अच्छा करे। तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, हेलमेट नहीं होता तो सच में चोट बहुत आती। मेरे हेलमेट में इतना अंदर तक लगभग धँस गया था ट्रॉली। कहानी स्टोरी ही दिखाना मेन मकसद नहीं है हमारा। हम लोग भी जागरूक करते रहते हैं कि भाई ये काम करेंगे तो आपको ये काम नहीं होगा और गलतियाँ करेंगे तो भाई भुगतना आपको भी है। आप जहाँ भी जाएँ हेलमेट लगाएँ। फिर उसके बाद उसके बाद फिर दीदी की शादी पड़ने वाली थी, तो वहाँ की नौकरी मैंने छोड़ दी, और फिर दीदी की शादी में सारा इंतज़ाम, अब कोरोना काल था तो उस समय सारी दुकानें भी बंद थी, तो सारा सामान कहाँ कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो सारी चीज़ों में लगे रहे, और शादी भी थी। फिर मई में मैंने कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया कानपुर वाले में। अच्छा, अच्छा कानपुर। हाँ, तो उसमें ऑनलाइन गूगल मीट के ज़रिए हम पढ़ाते थे, और वहाँ से सितंबर तक पढ़ाया, फिर सितंबर में कॉलेज में चले गए ऑफलाइन। अच्छा ऑफलाइन पढ़ाना चाहिए। तो वो लोग खाना-पीना रहने के साथ 25,000 देते थे, और वहाँ पे आई थिंक मैंने वहाँ पे भी लगभग 8 महीने पढ़ाया है। उसके बाद से मैंने सुना कि यहाँ बेलथरा रोड में यहाँ मरियादपुर इंदिरा गांधी में भी रहे हैं। हाँ, वो इससे पहले बीच में थोड़ा-सा और भी कोई 2 जगह जॉइन किया था मैंने। एक बायजूस पहले कानपुर छोड़ा तो बायजूस में जॉइन किया। उनकी सैलरी तो अच्छी थी, 55,000 थी, बट टारगेट बेस किसकी सैलरी 55,000 थी? बायजूस में। ये कहाँ है? बायजूस बेसिकली वो जो आजकल आप लोग जैसे अनअकैडमी या बायजूस का प्रचार देखते हैं, तो उसी में ये मार्केटिंग। ऑनलाइन है? हाँ, ऑनलाइन थी, और उसमें ये था कि सारी इंटरव्यू सब कुछ ऑनलाइन ही दिया था मैंने। फिर वो दिल्ली बुलाए जॉब के लिए कि ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग में गए, तो और वहाँ पे सेल्स बेसिस बेसिकली वो जॉब थी। तो उसमें टारगेट बेसिस था, और टारगेट मेरा नहीं पूरा हुआ, तो वहाँ पे फिर वो बहुत प्रेशर देने लगे, तो वहाँ से नौकरी फिर छोड़ दी, क्योंकि मेरा मन नहीं लगा, और बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। सुबह 7 बजे जाओ, रात को 11 बजे आओ, तो वो बहुत ज़्यादा थकान वाला हो जाता था। तो मुझे लगा कि अगर यहाँ फँस गए तो अब पढ़ नहीं पाएँगे। फिर और इंदिरा गांधी आप कब आए? मैं ये जानना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी के आने के पीछे एक स्टोरी है। बायजूस जब मेरा छूटा, तो वो वहाँ पे उन्होंने लास्ट में मेरी एट लास्ट आई थिंक 15 डेज़ की सैलरी उन्होंने नहीं दी।
नहीं दी थी। तो उसकी वजह से रूम का रेंट देना था और अब पापा से चूँकि पैसा माँगना लगभग छूट चुका था, माँगना अच्छा नहीं लगता था, तो बहुत प्रेशर नहीं देना चाहते थे। तो वो रूम का रेंट और सब कुछ हम मुझे ही मैनेज करना था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नौकरी करते हैं, तो मैंने वहाँ पे एक ज़ोमैटो में कस्टमर केयर सर्विस की भी जॉब की है। अच्छा, ज़ोमैटो में कस्टमर केयर सर्विस की भी जॉब की है, जी। कहाँ पे? गुड़गाँव में जॉइन की थी। गुड़गाँव में। हाँ, सेक्टर 16 में। काफ़ी संघर्षपूर्ण आपका लाइफ़ रहा है। मुझे भी सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कहते हैं कि संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन आपने वो काम बिल्कुल नहीं छोड़ा जो अन्य सारे लोग करने से कतराएँगे और करना नहीं चाहेंगे। ज़ोमैटो में भी आपने जॉब किया? हाँ, ज़ोमैटो में जॉइन किया आई थिंक जहाँ तक मुझे डेट याद है 12 जून या 14 जून था। 2000 कितने दिन थे ज़ोमैटो में? अ, आई थिंक 4 मंथ्स 4 महीने। 4 महीना आपने ज़ोमैटो में भी जॉब किया। फिर? तो ज़ोमैटो में जब जॉब करते थे तो वहाँ पे चूँकि इस कस्टमर केयर में ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है और वहाँ पे रूम का रेंट लग रहा था तो वर्क फ्रॉम होम निकलवाने के लिए कितना मिलता था उसमें ज़ोमैटो में? टोटल 22,000 मिलता था और 22 और रूम का रेंट खाने-पीना वाला सब कुछ था, पीजी था तो उसमें 7,500 उनको देना पड़ता था। तो बचता ही नहीं था पैसा ज़्यादा तो इसीलिए मैंने सोचा कि वर्क फ्रॉम होम ले लेंगे तो पूरा पैसा बचेगा। तो एक टेस्ट होता था उसमें जिसमें अगर आपकी कॉलिंग अच्छी है, आपने परफॉर्मेंस अच्छा दिया होगा तभी आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। तो 15 दिन तक मैंने लगातार 100 में से 95 नंबर का ऊपर स्कोर किया था उसमें, तब जाके मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला। तो उन्होंने पूरा सिस्टम और सब कुछ दिया कि आप घर जाके भी जॉब कर सकते हैं। फिर अगस्त 2022 में घर आए और बाद में उन्होंने नाइट शिफ्ट की ड्यूटी कर दी, तो मुझे नाइट शिफ्ट की ड्यूटी में हेल्थ बहुत डाउन होने लगे और पूरा शेड्यूल ही गड़बड़ हो गया, पर ना कुछ पढ़ाई हो पाती थी, ना कुछ हो पाता था। और कोरोना काल के पहले मैं सरकारी नौकरी के नहीं बारे में सोचता था, बट फिर मुझे जब कोरोना काल में परेशानी देखी और सारी मैं एक भी जानना चाहूँगा और कि जो भी तमाम तरह की आपके लाइफ़ में जो ट्विस्ट चली हैं, कभी ये जॉब किया है, कभी इसमें गए, तो उसके साथ-साथ आपकी पढ़ाई हो पाती थी कि नहीं? एचडीएफसी बैंक में नहीं हो पाती थी, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता था। फिर बायजूस में भी नहीं हो पाती थी, कानपुर में थे तो हो पाती थी। फिर उसके बाद वहाँ से एक एक्सपीरियंस मिला कि टीचिंग में रहेंगे तो शायद पढ़ाई से जुड़े रहेंगे, कुछ तैयारी भी हो पाएगी। फिर उसके बाद ज़ोमैटो जॉइन किया तो पहले दिन जब तक दिन में थी ड्यूटी तो शाम में कुछ पढ़ाई हो जाती थी। जब नाइट शिफ्ट की हुई तो फिर पूरी पढ़ाई बेकार हो गई। तभी मैंने सोचा कि कॉलेज जॉइन करते हैं और फिर इंदिरा गांधी कॉलेज यहीं मरियापुर मैंने जॉइन किया। वो कैसे जॉइन किया? मतलब आप आपने उनके जो एमडी हैं मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम सर प्रवीण सर हैं, इंजीनियर सर प्रवीण उनसे ये वीडियो शुभम सर के पास भी जाएगी और हमको भी जानने वाले हैं शुभम सर। और शुभम सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका प्रोडक्ट है, आपके आपके यहाँ रह चुके हैं, आपके यहाँ सेवा दे चुके हैं। इनकी कहानी मैं बता रहा था फिर? फिर इंदिरा गांधी कॉलेज में मैंने पहले मैंने मार्च में उनसे बात की थी। उन्होंने बोला कि नया सेशन चालू होगा तो आप आइएगा और अगस्त में मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप आइए। और 27 अगस्त 2022 को मैंने इंदिरा गांधी कॉलेज जॉइन किया। हाँ, जॉइन किया कितने दिन तक वहाँ? था। आई थिंक उसमें मैं 2 साल लगभग पूरा रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर अगस्त में इसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैंने फिर छोड़ा है। अच्छा, ये अगस्त 2024 में आपने वहाँ छोड़ दिया था। अपनी तैयारी भी करनी थी और थोड़ी माँ की तबीयत भी खराब होने लगी थी तो उनका ध्यान देना था इसलिए मैंने फिर ये नौकरी छोड़नी पड़ी। हालाँकि मैं इंदिरा गांधी कॉलेज ने 2 साल में मेरा अच्छा साथ दिया है। उस समय घर पे रहने की ज़रूरत थी, पैसे की भी ज़रूरत थी, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आस-पास कोई और ऐसी जॉब कोई और कॉलेज में या कहीं और मिलती। तो उसके लिए इंदिरा गांधी कॉलेज का बहुत-बहुत आभार है, बहुत-बहुत धन्यवाद है। और उस अगस्त महीने में आपने छोड़ दी तैयारी के लिए। लास्ट ईयर आपको बताना चाहेंगे बहुत कि सारे लोग ऐसी एग्ज़ाम निकालने के लिए सालों-साल मेहनत करते हैं, दूर जा कर के पढ़ते हैं, माँ-बाप से दूर रहते हैं, घर से इनकम मँगाते हैं, तो तैयारी कर पाते हैं, तो उनका भी हो पाता है कि नहीं पता, लेकिन आपने टोटल तैयारी अपने घर पे रह के हाँ, हाँ, टोटल तैयारी घर पे की है और लास्ट ईयर भी मैंने पेपर दिया था। उस समय हम कॉलेज में जॉब करते थे और ये एग्ज़ाम कब हुआ था? ये एग्ज़ाम इस ये वाला जो अभी निकला है, ये 9 नवंबर को प्री हुआ था, 14 दिसंबर को इसका मेंस हुआ था और 21 फरवरी को इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू दे के जब निकले होंगे तो आपको खुद पता चल गया होगा कि इंटरव्यू मेरा कैसा गया? कुछ ऐसा आपको महसूस हुआ था कि मेरा इसमें हो जाएगा या नहीं? जब 14 दिसंबर को मैंने पेपर दिया था और पेपर देके जब घर आए थे तभी पापा से मैंने गले मिल के कह दिया था कि इस बार निकल जाएगा। और अच्छी बात है, आप कह रहे थे मेरे रोंगटे खड़े हो जाने हैं, क्योंकि संघर्षों की कहानी जब सुनता है तो आदमी खुद उसमें सम्मिलित हो जाता है और सोचता है, ऐसा लगता है कि जो कहानी आपके साथ हुई है, हर के साथ ऐसा होता है, लेकिन कह सकते हैं ना कि अपना कभी हार नहीं मानना चाहिए। हम कह रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, तो उसपे लगातार मैं लगा रहूँगा तब जाकर के वो काम होगा। अगर बीच में आपने हार मान गए होते और उसी काम के लिए लगातार लगे होते, तो शायद ये इस मुकाम को नहीं पा पाते। फिर आपने अगस्त में छोड़ा, अगस्त से फिर अभी क्या कर रहे थे? इसके बीच में एक ये यहाँ तक पहुँचने का एक सफ़र है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान पापा का है। 2000 पहले सरकारी नौकरी दिमाग में नहीं रहती थी और पापा हमेशा बोलते थे कि कोई ना कोई तुम जो भी फॉर्म आए जिसमें एलिजिबल हो वो एग्ज़ाम दो,
पढ़े हो या नहीं पढ़े हो एग्जाम दो, तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा पेपर तुम टारगेट करके निकाल सकते हो। तो हम हमेशा बोलते थे कि पापा पैसा फालतू बर्बाद होगा, हजार हजार का फॉर्म आता है, ऐसे तो हम फॉर्म ही भरते रह जाएंगे, सारा पेपर देंगे तो पैसा ही उठ जाएगा, तो नहीं भरना है। तो पापा हमेशा बोलते थे कि चाहे जितना भी पैसा लगेगा हम देंगे, तुम फॉर्म भरो और एग्जाम दो। और 2022 से जब मैंने देना चालू किया तो सबसे पहला पेपर मेरा एक मैंने दिया था यूपी के बिजली विभाग में अकाउंटेंट का। वो केवल एक सवाल से मेरा रह गया था। जब वहां पे इतना करीब पहुंच के तो रह गया, उसमें क्या मांगा था, किस चीज पे वो फॉर्म भरे थे आप? वो बीकॉम लेवल पे ही था। कौन पे था? हाँ, और अकाउंट्स का था, और एक्चुअली मेरा नंबर ज़्यादा था। मेरा 123 नंबर था, कट ऑफ 118 गई थी। 5 नंबर ज़्यादा था, लेकिन उसमें ना एक कंप्यूटर का क्वालीफाइंग पेपर था, और वो क्वालीफाई करने के लिए उसमें 25 सवाल सही होना था। मेरा 24 ही सही था। वो अगर सही रहा होता तो मेरा उसी समय नौकरी लग गई होती। चलिए, उससे बेहतर आपको नौकरी हाँ, पानी थी, इसलिए उसमें नहीं हो पाया। फिर हाँ। उसके बाद फिर एक ईएमआरएस का पेपर दिए थे, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। उसमें भी पेपर करीब जा के रह गए। उसमें आई थिंक 3 या साढ़े 3 नंबर से कम रह गया। और पिछले ही साल 2024 में यही पेपर, आईबीपीएस एसओ का पेपर, पिछले साल भी मैंने दिया था। उस समय मेरा नंबर 52.75 था और कट ऑफ 55 नंबर करीब गई थी, तो लगभग 2.5 नंबर से पिछले साल भी रह गया था। हम्म, यानी इसके पहले भी आपने इसको एग्जाम को दिया है? पिछले साल दिया था, और इसीलिए जब इस साल देने के लिए बारी आई, फॉर्म आया, तो मैंने नौकरी सोचा कि छोड़ करके अब तैयारी करते हैं अच्छे से। और लेकिन अब इनकम की सोर्स ही बना के रखनी थी। तो मैंने सोचा कि क्योंकि प्राइवेट जॉब में ऐसा होता है कि आपको एटलीस्ट अपनी बॉस की बात माननी पड़ती है, तो उसके में आप काम कर के चक्कर में आप पढ़ नहीं पाते हैं। बट अपना कुछ होगा तो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। सही बात है भाई। हाँ, तो दुकान पे रहते हुए फिर मैंने एक लड़के ने मेरे पास मिला, उसने बोला कि मुझे भी कुछ अर्निंग का सोर्स चाहिए, तो आप अगर ये ठेला लगवा देंगे अपनी दुकान के आगे। दोस्तों, इसी बात पे मैं रुका था, मैं सोच रहा था कि वो कब बात बताएंगे। ये इन्होंने बताया कि मैं ठेला भी लगवाया था दुकान के सामने, एक ठेला रख करके। उस ठेले से मैंने भी खरीद के कुछ खाया है, मुझे याद है। और हमको लग रहा है कि वो क्या बेचते हैं उनका, इडली। इडली तो आपके द्वारा वो लगवाया जाता हाँ, वो लड़का मुझसे बोला, तो मैंने कहा ठीक है, फिर ठेला एक बार परचेज़ किया मैंने, और उस पे नाश्ता पानी का लगवाना चालू किया, चाय, इडली और ब्रेड पकौड़े का सामान, और घाटी बनाता था वो। तो उसमें हम भी हाथ लगा देते थे मदद, क्योंकि वो लड़का भी बहुत छोटा था, 15-16 साल का वो लड़का था। तो उसमें हम भी हाथ लगवा के उसकी हेल्प करा देते थे। और उसके साथ-साथ 2 घंटे के लिए कोचिंग भी पढ़ाते थे, सिद्धार्थ क्लासेस में, त्रिमोहानी के पास, वहाँ पे कोचिंग भी पढ़ाते थे। तो वो कोचिंग पढ़ाना, फिर आके ठेले पे जॉब करना, काम करना, फिर अपनी दुकान देखना, और उसके साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखना। तो काफ़ी थकान, काफ़ी संघर्ष वाला समय था। इसीलिए किसी को यकीन नहीं था कि ऐसी कोई सफलता आएगी। और मगर कहते हैं ना कि जब सबको आपकी हार का इंतज़ार हो, तब अगर आप जीत जाते हो, तो उस जीत का मज़ा ही कुछ और होता है। है। ये चेहरे की मुस्कान बता रही है कि जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूँ, वो मुकाम के पीछे बहुत मेहनत किया है, काफी संघर्ष किया है। कैमरे पे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या होगा इसका स्केल पे, क्या हासिल वगैरह बताना चाहेंगे? कुछ, बहुत सारे लोगों की इच्छाएं होती हैं इस जानने की। आज तो कंप्यूटर का ज़माना है, तो कोई भी सारी जानकारी निकाल सकता है। फिर भी नहीं है रे भाऊ। हाँ, फिर भी हम बताते हैं। इसकी सैलरी अप्रॉक्स 16 लाख का सीटीसी होता है, 16-17 लाख का। तो 1,10,000 के आस-पास सैलरी होती है, जो आपको इन हैंड सैलरी लगभग 80 या 85 हज़ार मिलती है। और इसमें फिर इंटरनल पेपर होता है, जो हर 6 महीने पे कराया जाता है। अगर वो पेपर भी पास करते हैं, तो फिर इन हैंड सैलरी ही लाख, सवा लाख से ऊपर हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि वो भी एग्ज़ाम हम निकाल लेंगे, और साल भर के अंदर ही फिर मेरी सैलरी लाख, 1.5 लाख के आस-पास होगी। चलिए, सैलरी तो बात की बात है, एक अच्छे मुकाम को आपने पाया है, और हमारी तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इसी बीच मैं जानना चाहूंगा कि घर में जिन लोगों की है, उन लोगों की और बाकी लोगों की शादी हो चुकी है? भैया की शादी हो चुकी है, और दीदी की भी शादी हो चुकी है, और दीदी की एक बेटी भी है। अच्छा। और वो लोग कहाँ रहते हैं? दीदी की शादी आजमगढ़ में हुई है, तो वहीं पे वो आजमगढ़ में रहती हैं। और बड़े भाई साहब? बड़े भाई साहब सैमसंग में जॉब करते हैं, गुड़गाँव में हैं। हाँ, और पापा दुकान देते हैं घर। अच्छा, संघर्षों की कहानी में इतना अच्छे मुकाम को आपने पाया है, काफी मुझे भी खुशी हो रही है। श्रेय किसको देना चाहेंगे इसका, कि हाँ मतलब इनके मार्गदर्शन से मेरा ऐसा हुआ है, मैं इनको अपना वो मानता हूँ कि जिनकी वजह से मैंने प्रेरणा ली है? सबसे पहले तो पापा का, अगर वो फॉर्म भरने के लिए उस समय नहीं बोले होते, तो आज यहाँ तक नहीं आए होते। फिर अपनी माँ का, उनको हम माता कह के बुलाते हैं, क्योंकि मैंने आम महिला से बिल्कुल उनको अलग देखा है, हमेशा जज़्बा देना, माहौल, कभी भी डिमोटिवेशन होता था, तो वो बताती थी कि नहीं, नहीं, हिम्मत मत हारो, राम जी भी झेले हैं, कृष्ण जी भी झेले हैं। जब एक बेटे के लिए माँ का ये प्रेरणा और इस तरीके का आशीर्वाद सभी बेटों के लिए होता है, लेकिन कहते हैं कि अलग अलग रूप में मिलता है, तो सभी लोग इसको बयां करते हैं। फिर तो माँ का बहुत सपोर्ट रहा, हमेशा कभी भी लगा कि जब हिम्मत हार रहे हैं, तो हमेशा गाइड करती थी। फिर भैया भाभी का भी बहुत सपोर्ट बहुत रहा है। कभी भाभी घर पे कोई अगर रहती थी, तो कोई काम नहीं करने देती थी। दीदी बहन तो ऐसी हैं कि मुझे लगता है कि माँ के बाद अगर मुझे कोई सबसे ज़्यादा मानता है, तो वो बहन ही है। वो मेरी मेरे रिजल्ट के लिए
जिस रात रिजल्ट आने वाला था वो पूरी रात वो जगी हुई थी, वो सोई ही नहीं थी। तो वो बहुत एक्साइटेड थी और उनका भी सपोर्ट रहा है, जीजा जी का काफ़ी सपोर्ट रहा है। उन्होंने जब भी मैंने कोई मदद माँगी है तो उन्होंने सपोर्ट किया। इनके अलावा एक पर्सन है, जिनका मैंने पहले भी आपको एक नाम बताया था मैंने आपको जब न्यूज़ पेपर में निकलवाने की बात हुई थी। एक मेरी मित्र हैं संध्या, वो इंदिरा गांधी कॉलेज में ही पढ़ाती थी। उन्होंने उनका सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि कैसे सपोर्ट रहा है। जब हम प्री का पेपर निकला था, तो प्री मेरा निकलने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आप मेंस का अच्छे से तैयारी करो। अब चूँकि हम इतने सारे काम में फँसे हुए थे कि जैसे सुबह दुकान में देख रहे हैं, तो ठेले वाले भी काम देख रहे हैं, लड़के का वो सब हिसाब-किताब लेना, फिर उसके बाद कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं, तो इतना उलझ जाते थे कि थक जाते थे शाम तक और दिन में कभी आराम नहीं कर पाते थे। तो रात में बहुत थकान हो जाती थी और बिल्कुल किताब खोलने की हिम्मत नहीं रहती थी या पढ़ने की हिम्मत नहीं रहती थी। मगर जब उनसे हम बोलते थे कि नहीं अभी मन नहीं कर रहा है, तो वो बोलती थी कि फिर ज़िंदगी भर यही झेलना है क्या? अगर अभी नहीं बैठेंगे खुल के तो फिर ज़िंदगी भर यही चलेगा। आज इस साल चल रहा है, अगले साल भी फिर यही चलेगा और ये और बुरा होता जाएगा। बदलना है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत मोटिवेट करती थी, तो पढ़ने बैठे। उन्होंने फिर क्वेश्चन्स पेपर तैयार करके कठिन से कठिन पेपर तैयार करके हमको दिया और मेरा एट लीस्ट 8 या 10 टेस्ट लिया था उन्होंने और पहले टेस्ट में मुझे याद है उसमें 28 नंबर केवल हम लाए थे, तो बहुत डाँटी थी वो। उसके बाद फिर और अच्छे से पढ़ के फिर पेपर देना चालू किया और फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया है। इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू की तैयारी कराने के लिए वो कंप्यूटर पे लैपटॉप पे अपने लेके बैठ जाती थी और मुझसे इंटरव्यू वाले सारे सवाल इंग्लिश में सारी बातें करना, सब पूछना, तो बहुत सपोर्ट रहा है उनका। उनके सपोर्ट के बिना मुझे लगता है कि मेरे इतने नंबर तो नहीं आते, जितने नंबर आए हैं। दोस्तों ये साक्षात्कार ही नहीं बल्कि एक सीख है और इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि संघर्ष किस तरह से होता है। एक बड़े मुकाम पाने के लिए कौन-कौन से कड़ियों को पार करना पड़ता है। ज़ोमैटो से लेकर के ठेला लगाने तक की कहानी इन्होंने बताया, वो भी ऑन कैमरा। हालाँकि कोई ऐसा साक्षात्कार करे का मौका मिलता है तो वो अपनी बात को इस बात के लिए नहीं बताता है, उस बात के लिए वो इग्नोर करता है या तो कैमरा पर नहीं बोलता है। मैं फिर से बलिया हिंदी न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएँ दे रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इससे भी बेहतर आप मुकाम पे जाएँ। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को और बलिया हिंदी टीम की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और ये बस शुरुआत है, सफलता और बड़ी आएगी। धन्यवाद।